तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं और कैसे पता करते हैं कि जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, वो होमोजीनियस इक्वेशन का, वो ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्राइवल सॉल्यूशन होता है कि अगर x1 बराबर x2 बराबर x3 सबका मान 0 हो जाए तो वो सॉल्यूशन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। उस सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है। पहली बात तो देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। देखिए, एनी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म का कोई भी आपका है a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट डॉट लाइक दिस a1n xn इज इक्वल टू 0 हो जाए। पहले क्या होता था? बराबर में b1 होता था। अब अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसी प्रकार से a21x1 a22x2 प्लस डॉट डॉट लाइक दिस a2n xn इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार आगे भी आप चल सकते हैं। am1x1 प्लस am2x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इज इक्वल टू 0 है। और ax इक्वल टू 0 इस फॉर्म का कोई भी अगर इक्वेशन हो जाता है, ये कहलाता है इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। इस टाइप का कोई भी होगा। अब देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, xn बराबर 0 रख दीजिए, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सबको सेटिस्फाई करेगा। तो एक सॉल्यूशन तो होमोजेनियस इक्वेशन में सबको सेटिस्फाई करता है। और उस सॉल्यूशन का क्या नाम है? x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, डॉट डॉट xn बराबर 0, राइट। तो जो सॉल्यूशन सबको संतुष्ट करता हो उस सॉल्यूशन का नाम हम ट्राइवल सॉल्यूशन रखते हैं। क्या होता है इसका नाम? ट्राइवल। सबसे वीकर सॉल्यूशन है, सबसे कमजोर सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन क्या है इसका? नंबर 1 x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 डॉट डॉट xn, ये सब 0 के बराबर हो जाएं तो इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक। और नंबर 2, अगर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन मिलता है, इसके अतिरिक्त अगर और कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहेंगे। मान लीजिए इसके अलावा x1 का मान 2 मिल गया, इसका 3 मिला, कुछ और मिल गया, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। अब पता ये करना होता है कि इसका सॉल्यूशन ट्राइवल है या नहीं है। ये कैसे पता करें कि सॉल्यूशन ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है? ये पता अगर हमें करना तो क्या करेंगे? देखिए, हम यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये परिचित मैट्रिक्स है आपकी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए क्या है? a11 a12 डॉट डॉट a1n, a21 a22 डॉट डॉट a2n, और इसी प्रकार से आगे। ये मान लीजिए आपकी, ठीक है। यहाँ n भी ले सकते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी तो आप यहाँ n ले सकते हैं। n कर दिया मैंने, चलिए ये भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा आप ले लीजिए, ठीक है। अगर ये आप ले रहे हैं और यहाँ पर क्या देखें, a का डिटर्मिनेट अगर नॉन जीरो हो जाए, क्या हो जाए? नॉन जीरो, यानी इस डिटर्मिनेट का मान अगर जीरो ना हो, या फिर ये कह सकते हैं इसके दूसरे शब्दों में कि रैंक ऑफ ए जो है वो n के बराबर हो जाए, अननोन के बराबर, अननोन्स, ठीक है। रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाए? n के बराबर हो जाए, अननोन के बराबर, तब सॉल्यूशन ट्राइवल होगा। देन solution is trivial।
तब सॉल्यूशन ट्राइबल होगा, यानी x1 का मान भी 0 होगा, x2 का मान भी 0 होगा और डॉट डॉट xn का मान भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है तो फिर कौन 0 है? x1 x2 x3 डॉट डॉट xn 0 है, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ट्राइबल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा देखेंगे, मान लीजिए इसका मान 0 हो जाए, किसका? अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, इसका अर्थ ये हुआ कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन n होगी, अननोन से छोटी होगी, तब सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होगा। देन सॉल्यूशन इज नॉन ट्राइबल, तभी सॉल्यूशन नॉन ट्राइबल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस दो बातें आपको याद रखनी इस सिस्टम में, और बहुत कुछ याद नहीं रखना है कि अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं हो रहा है तो फिर अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है यानी इसकी रैंक इसकी अननोन के बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि a1 a2 a3 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn सब कुछ 0 है, यानी सॉल्यूशन ट्राइबल है। और अगर इसकी रैंक n से कम है, अर्थात इस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जा रहा, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और वो सॉल्यूशन सब जनरल सॉल्यूशन इसके कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलिए इसका एक एग्जाम्पल इसका है, और फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसा आ रहा है ना। एक एग्जाम्पल है सोल्व द इक्वेशंस। पहला एग्जाम्पल ये हमने लेके चले, x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये पहली आपको इक्वेशन दे रखी है बच्चों। एक इक्वेशन इसकी दे रखी है आपकी, अगर देखेंगे 2 4 4 3 4, ये दिया आपको 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0। एक ये दे रखी है, सबके बराबर में आप देख रहे हैं 0 ही आ रहा है। और फिर एक और इक्वेशन दे रखी है 7 10 12 7x 10y 12z ये बराबर 0। यानी किस फॉर्म की है ये? इसका जो फॉर्म है वो ax इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म की है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सॉल्यूशन इसका ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल है, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे? 10 भी है, ए बराबर बना लेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे 1 2 3 1 2 और 3 3 4 4 3 4 4 7 10 12। ठीक है, अब कैसे करना होता है? इसे 0 बनाना बेटा, इसे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो अप्लाई करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। R2 की जगह पर लिख दीजिए R2 माइनस 3R1 एंड R3 की जगह पर लिख दीजिए R3 माइनस 2R2 प्लस R1, ऐसे करके लिखें। तो ए बराबर आपके पास देखिए क्या मिला, ध्यान से पहली रो को ऐसे उतार दिए 1 2 3, इसका 3 गुना इसमें से घटाइए 0, इसका 3 दूनी 6 इसमें से घटाएंगे माइनस का 2, इसका 3 3 9 इसमें से घटाइए माइनस के 5, इसका दुगुना 3 दूनी 6, इसको जोड़ दो 7, फिर इसमें से घटा दीजिए 0, इसका दुगुना करिए 4 दूनी 8 और 2 10, इसमें से घटा दीजिए, इसका दुगुना करिए क्या 4 दूनी 8 और 3 11, 11 में 12 में से घटाइए तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब देखिए इसकी रैंक कितनी होगा भाई? इसको अगर हम इससे खोल भी दें, 1 से भी खोल दें इस वाले से, तो इसका मान 0 नहीं आया। कैसे? इसकी इससे गुणा, ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितनी नॉन जीरो रो है? यहाँ पर भाई 3 नॉन जीरो है, तो ए की रैंक कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। और 3 अननोन है हमारे पास। कितने अननोन है? x, y और z। कितनी नॉन जीरो रो है? इसमें भी सारे जीरो नहीं है, इसमें भी सब जीरो नहीं, चूँकि ये नॉन जीरो है, इसमें भी नॉन जीरो एक मिल गया। तो 3 नॉन जीरो रो है और 3 ही हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। कौन कौन सी? एक x है, एक y है और एक z है। ठीक, तो 3 अननोन्स। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन ट्राइबल होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन।
इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका संभव नहीं है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और इस सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहेंगे। कैसा सॉल्यूशन कहेंगे? ट्राइवल सॉल्यूशन के नाम से, सबसे वीकर सॉल्यूशन कहेंगे, सबसे कमजोर सॉल्यूशन है ये इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार से, हम देखते हैं उसकी क्या पोजीशन आती है। या तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनके दो ही प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक क्वेश्चन हमें एग्जांपल और यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ, सोल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपकी x + 3y - 2z। पहली इक्वेशन x + 3y - 2z। एक इक्वेशन ले रहे हैं x + 3y - 2z = 0। एक इक्वेशन हमने ये ले ली। और दूसरी इक्वेशन आपकी है 2 - 1 4, ये ले ली। और एक इक्वेशन और जो थर्ड दी है इसमें देखेंगे, ये आपकी 1 - 11 14, ये दे रखी है। ठीक है, किस फॉर्म की है? ये फॉर्म है इसकी x = 0, वेयर, जरा a का मान निकाल के देख लेते हैं बच्चों कितना है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे, 1 3 और -2 और 2 -1 और 4, और यहाँ बेटा 1 - 11 और यहाँ 14, राइट। तो क्या अप्लाई करेंगे भाई? चलिए अप्लाई कर लेते हैं। R2 की जगह पर क्या करेंगे? यहाँ से 0 बनाना है इसको, तो इसका दुगुना घटा दो इसमें से। R2 में से R1 का दुगुना घटा दीजिए। और भाई R3 को भी 0 बनाना है इसको, तो सीधा सीधा इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी R3 - R1। इस प्रकार से आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी 1 3 और -2 एस सच, इसको इसमें से घटाइए बेटा 0, इसका दुगुना करके घटा रहे हैं इसमें से। इसका दुगुना कीजिए 3 दूनी 6, इसमें से घटाइए तो -7। इसका दुगुना कीजिए 2 तिया 6, दुगुना कर रहे हैं, सॉरी 2 दुगुना कर रहे हैं तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, जब इसमें से घटेगा तो 8 आ गया बेटा। इसको इसमें से घटा दीजिए एस सच 0, इसको इसमें से घटा दीजिए इसको, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो -11 - 3 यानी -14। इसको इसमें से घटा दीजिए सच 14 - -2 यानी 16। ठीक, अब आप देख सकते हैं एक और कर सकते हैं, क्या? अप्लाई कर दीजिए R3 की जगह पर R3 - 2R2, यानी इसका दुगुना इसमें से घटा दीजिए। तो क्या मिला बच्चों? ये बराबर, फर्स्ट रो को ऐसे उतारो 1 3 - 2, ये भी ऐसे उतार दो बेटा -7 8, इसका दुगुना इसमें से घटाइए 0, 7 दूनी 14 जब इसमें से गया तो 0, 8 दूनी 16 जब इसमें से गया तो 0। तो देखिए नॉन जीरो रो कितनी है बच्चों? नॉन जीरो रो 2 हो गई है ना। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बराबर 2 है, जो किससे छोटी है? अननोन से। अननोन कितने हैं? x, y और z, 3 अननोन हैं। तो इससे लेस है, लेस देन 3 अननोन, अननोन्स। हैंस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। और अनंत सॉल्यूशन को निकालने का क्या तरीका, ये आप देखेंगे। क्या होगा भाई? अनंत सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशनों को हम कैसे फिर निकालते हैं? ax = 0 ऐसे करके लिख देते हैं। a का मतलब ये वाली नीचे वाली मैट्रिक्स हम लिख लेंगे बेटा। क्या नीचे वाली? 1 3 और -8 और आगे 0 -7 और 8, और ये आपका नीचे आ गया 0 0 0। इसको हम लिखेंगे 0 0 0। और यहाँ पर क्या है भाई? x, y और z, और बराबर में 0 का मतलब होता है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको उठा के आप इस पर डाल दीजिए पहली वाली पर, तो ये बना x + 3y - 8z, ये सच आ गई तो बराबर में 0 आ गया। दूसरी पर डाल दें यहाँ पर बेटा, तो ये बना -7y + 8z बराबर 0, राइट। यानी x का 0 7y + 8z। ठीक है, ये आपको मिला यहाँ से। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से,
हम z को मान लेंगे, लेट z बराबर k मान लीजिए भाई। जब z का मान यहाँ k रख देंगे तो y का मान कितना हुआ, z को इधर ले जाएंगे उठा के, तो y बराबर हुआ 8k/7। ठीक, अब इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए, x प्लस कितना 7y। 7y का मतलब क्या, इससे y से गुणा करेंगे, 7y आ रहा है, सॉरी 3y है, कितना है 3y से जब इसे गुणा करेंगे तो 24k/7। अब यहाँ माइनस के 8k, z का मान हमने k रखा बराबर 0, x बराबर कितना है जी 7 8 56, 56 में से 24 गाएंगे तो 32/7। x का मान आ गया ये, और y का मान कितना आया भाई 8k/7, और z का कितना मान आया बच्चों 1k। तो ये जो आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ आपको ये वाला है ना, ये आपका नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉन ट्राइबल क्यों कहलाएगा, k का मान अगर 1 रख देंगे तो भी इसका ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका k का मान कितना रख दें 1 रख दें तो भी एक 32/7, 8/7 और 1 एक सॉल्यूशन होगा। k का मान 2 रख दीजिए तब भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, 64/7, 16/7 और 2। k का मान 3 रख दीजिए, अनंत तक रखते चले जाएंगे, वो सारे के सारे मान इन सब इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना। ये कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है। तो किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के या तो ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, या फिर अनंत सॉल्यूशन उसके होंगे। अनंत कब होंगे, जबकि इसकी रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेस देन अननोन हो जाए तो। क्लियर। तो ये बातें आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं तो क्या करना, बस कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेनी है, उसका रैंक निकाल के देख लेना। ये सॉल्यूशन वगैरह तो नहीं आपसे साथ पूछेंगे, ऐसा पूछते भी नहीं है, पूछेंगे तो निकाल भी सकते हैं। बस ये पता करना है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे या फिर ट्राइबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका इसका दूसरा फेज जो हमने नॉन होमोजीनियस का आपको कराया कल, और इससे पहले लेक्चर में हमने आपको नॉन होमोजीनियस का करा दिया था। ये होमोजीनियस वाला फेज है आपका। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिखे बाई और ज़रा सा उन पर ध्यान देते हैं और फिर आपका ये लेक्चर फिनिश कर देते हैं। देखिए क्या है, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पहला एक सवाल में कहा था सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + y + z = -3, 3x + y - 2z = -2, 2x + 4y + 7z = 7 इज, ये क्या कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, आपको बहुत जल्दी से अगर करना हो तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले कितनी है 1 1 1 जी, 1 1 और 1, और ये बनाएंगे आप ए बी मैट्रिक्स, दोनों साथ साथ बना के चलेंगे। ध्यान रखिए करने का यही तरीका, और 2 ऐसे करके पॉइंट लगा दीजिए, बराबर में -3 लिख दीजिए ये वाला बेटा। इसके बाद 3 1 - 2, क्या 3 1 - 2, और बराबर में कितना दे रखा बच्चों -2 दे रखा है यहाँ पर, यहाँ -2, और लास्ट में क्या देखिए 2 4 7, तो यहाँ पे हमने लिखा कितना बेटा 2 4 और 7, और बराबर में भी 7 दिया। बस क्या करना, सीधा सीधा आपको लिखे एप्लीकेशन में इसका 3 टाइम्स इसमें से घटा दो बेटा। पहले को ऐसे उतार दो 1 1, और ये आपका -3, इसको इसमें से 3 गुना करके घटाइए। इसका 3 गुना कितना हुआ 3, 3 इसमें से गया तो 0, इसका 3 गुना 3 हुआ, इसमें से घटाइए तो -2 बचा, इसका 3 गुना 3 हुआ, इसमें से घटाएंगे तो बेटा -5 हुआ। ठीक है, इसका 3 गुना 3 या 9 को जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका मुझे लगता है 7 हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का। ठीक है, इसी तरह से दुगुना करके इसमें से घटा दीजिए 0 हुआ, इसका दुगुना इसमें से घटाइए बेटा 2 हुआ, इसका दुगुना इसमें से घटाइए बेटा 5 हुआ, और इसका दुगुना इसमें से घटा देंगे बेटा तो क्या हुआ, इसका दुगुना इसमें से घटाइएगा, 3 दूनी 6 7 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या अप्लाई करा, जो लिखा है जो हमने अप्लाई किया वो यहाँ लिख दिया। अप्लाइंग R2 की जगह पर लिखा है R2 - 3R1 एंड R3 की जगह पर लिखा R3 - 2R1, राइट। अब क्या करना है, अप्लाई कर दीजिए, R3 की जगह पर लिख दीजिए R3 + R2, यानी दोनों को आप जोड़ देंगे बेटा। तो ये पहली और दूसरी रो ऐसे उतार दीजिए 1 1 1
और माइनस का 3, 0 -2 और -5 और 7 ऐसे ही। यहाँ इसको इसमें जोड़िए 0 आ गया, इसको इसमें जोड़िए 0 आ गया, लेकिन ये 0 नहीं आया, जोड़ा तो 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी रैंक हो गई 2। देखो इतने अगर इसको ढक लें हम तो इसकी रैंक 2। कितनी एक ही रैंक? एक ही रैंक है यहाँ, हेयर रैंक ऑफ ए बराबर 2। ठीक, कितनी? 2। और रैंक ऑफ ए बी, इसकी रैंक यहाँ तक गिनी जाएगी बेटा, ये हो गई 3। तो रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए और बी, इसलिए इक्वेशन कैसी हुई? नॉन कंसिस्टेंट हुई। नॉन कंसिस्टेंट का मतलब कौन सा आंसर हुआ? ये वाला आपका आंसर हुआ कि इक्वेशन नॉन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे जरा सा देखिए। अब मैं, अगर आपको ये सब तरीका नहीं करने का आ रहा तो कैसे करेंगे उसका भी तरीका समझ लीजिए। इस किन्हीं 2 इक्वेशनों को बेटा हल कर लो, इसको और इसको हल कर लो, x, y, z के मान आप निकाल लें, अगर संभव हो तो निकाल सकते हैं, नहीं संभव हो तो नहीं निकालेंगे, तो फिर वही तरीका आपको अप्लाई करना होगा। और वो मान अगर आपके तीसरी इक्वेशन को भी संतुष्ट कर लेते हैं तो फिर कंसिस्टेंट है, तीसरी इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते हैं तो इनकंसिस्टेंट है। चले आगे देखेंगे। फॉर ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस, एक सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशन m है, ठीक है, और अननोन कितने हैं, यानी x, y, z कितने हैं, वो n है। ठीक है, तो अननोन्स, क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल व्हेन, देखो ये ध्यान रखें, क्रैमर्स रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, कब? जबकि जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, यानी जितने अननोन हो उतने ही क्या हो, जितने अननोन्स हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहली बात तो कंडीशन ये m बराबर n हो चाहिए, तब क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं आप। और दूसरे, रैंक ऑफ किसकी, और क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा भाई आपका? सीधा सीधा ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्यों? m बराबर n होना चाहिए और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मान नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये क्रैमर्स रूल अप्लाई होता है, इंटर में आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इन ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ax इक्वल टू बी इज n, वेरिएबल कितने हैं? n है। देन द सिस्टम पोसेस अ यूनिक सोल्यूशन इफ, कब यूनिक सोल्यूशन पोसेस करेगा भाई? तो बड़ा सीधा सा हम बता चुके हैं आपको, कब यूनिक सोल्यूशन तब होगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बराबर n हो जाए, ये बता चुके हैं हम। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा? बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर कर लीजिए। कल हम किसी नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे और 2 दिन में उसे भी फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एक सीरीज वाले क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे और बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नई यूनिट शुरू कर देंगे मैट्रिक्स पूरी होने के बाद, मैट्रिक्स की जो सीरीज है वो शुरू कर देंगे आपको साइमल्टेनियसली, है ना। तो बेटा ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।